बेवकूफी थी। काजल की आंखों में आंसू भरे हुए हैं और वो कांपते हुए अपने पति नैतिक के सामने खड़ी है। नैतिक का चेहरा गुस्से से लाल है और पास ही उसकी ननद नेहा सोफे पर बैठकर जहर उगल रही है। तभी सुमित्रा रसोई से बाहर आती है और अपने बच्चों को इस तरह काजल को डराते हुए देख दंग रह जाती है। चुप करो तुम दोनों, ये क्या बदतमीजी लगा रखी है सुबह सुबह। नैतिक तू चिल्ला क्यों रहा है, और नेहा तू क्यों अपनी भाभी को ऐसे कोस रही है। क्या यही संस्कार दिए हैं मैंने तुम लोगों को कि अपने घर की लक्ष्मी को इस तरह रुलाओ। माँ, आप हमेशा बीच में आ जाती हो। अब खुद देखो, हमारी शादी को 2 महीने बीत गए। काजल के बाप ने वादा किया था कि वो शादी के तुरंत बाद नई गाड़ी की चाबी मेरे हाथ में थमा देंगे। आज 2 महीने हो गए, पर दरवाजे पर अभी भी वही पुराना खटारा खड़ी है। ऑफिस जाता हूँ तो दोस्त मजाक उड़ाते हैं, कहते कि ससुराल से क्या मिला, खाली हाथ वापस आ गए क्या। हाँ मम्मी, भाई बिल्कुल सही कह रहे। और सिर्फ गाड़ी ही क्यों, उन्होंने तो कहा था कि सोने का बड़ा हार और मेरे लिए एक स्कूटी भी देंगे। अब तो उनके घर वालों का फोन उठना भी बंद हो गया है। काजल भाभी, आपके पापा तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, अब क्या हुआ? क्या उनकी सारी जायदाद रातों रात गायब हो गई, या फिर वो हमें चूना लगाकर भाग गए? विश्वास करने लायक ही नहीं है आपका खानदान। जी आप लोग ऐसा मत कहिए, पिताजी ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। उन्होंने मुझसे कल ही फोन पर बात की थी। वो कह रहे थे कि इस बार बारिश की वजह से उनकी सारी फसल खराब हो गई है, मंडी में सही दाम नहीं मिल रहा है, इसलिए पैसों का इंतजाम करने में थोड़ा वक्त लग रहा है। वो मना नहीं कर रहे, बस थोड़ा सा समय मांग रहे हैं। नैतिक कुछ बोल पाता उससे पहले सुमित्रा नैतिक को डांटते हुए कहती है, नैतिक, समय तो इंसान को देना ही पड़ता है, क्या फसल इंसान के हाथ में है? और नेहा, तू अपनी शादी की स्कूटी के लिए भाभी को ताने दे रही है, शर्म आनी चाहिए तुझे। काजल बहू, तू रो मत, तेरे मायके वाले अगर नहीं भी दे पाए तब भी तू इस घर की बहू है। हम कोई भिखारी थोड़ी ही हैं जो दहेज के लिए तुझे परेशान करें। माँ, आप हमेशा ऐसे सर पर चढ़ाकर रखती हो, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। काजल, तू अभी इसी वक्त अपने उस कंगाल बाप को फोन लगा, उससे कह कि अगर शाम के 5 बजे तक वो यहाँ पैसे लेकर नहीं आया तो तू अपना बोरिया बिस्तर समेट ले। मुझे ऐसी बीवी की कोई जरूरत नहीं है जिसके घर वाले झूठे हो, समझ गई तू? सुमित्रा बहुत कोशिश करती है कि वो नैतिक और नेहा को शांत कर सके, पर वो दोनों लालच में अंधे हो चुके थे। शाम हो जाती है और बाहर कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है। कोहरा इतना घना होता है कि हाथ को हाथ नहीं सूझता। सुबह से शाम हो जाती है और नैतिक और नेहा दोनों ही अपनी भाभी के ऊपर इस तरह बरस रहे थे मानो अंगार ज्वालामुखी से निकल रहे हो। नैतिक अब गुस्से में नेहा का कसकर हाथ पकड़ता है और कहता है, देख, शाम के 6 बज गए, अभी तक ना तो कोई गाड़ी आई और ना ही उस बूढ़े का कोई जवाब। काजल, बहुत हुआ तेरा नाटक, अब तो इस घर में नहीं रहेगी, चल अब निकल इस घर से। नैतिक जी, मैंने बहुत बार फोन किया पर पिताजी फोन नहीं उठा रहे। बाहर देखिए कितनी ठंड है, मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगी? प्लीज मुझे घर से मत निकालिए, मुझ पर दया कीजिए नैतिक जी, प्लीज। भाई, इसे बातों से समझ नहीं आएगा, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो, तभी इसके बाप की अकल ठिकाने आएगी। मम्मी, आप हटिए बीच में से, आज तो इसे जाना ही होगा। नैतिक, तू होश में तो है? इतनी कड़ाके की ठंड में अपनी पत्नी को बाहर निकालेगा? क्या इंसानियत मर गई है तेरी? नेहा, तू भी चुप हो जा, अगर काजल बाहर जाएगी तो मैं भी इसके साथ जाऊंगी। माँ, आप नाटक मत करो, आप यहीं रहोगी। काजल, चल निकल यहाँ से, क्योंकि अब मैं तेरा और ड्रामा नहीं झेल सकता। इतना बोलकर नैतिक अब अपनी माँ को साइड हटाता है और जबरदस्ती काजल का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देता है और गेट पर ताला लगा देता है। सुमित्रा चिल्लाती रह जाती है पर नैतिक उसे कमरे में बंद कर देता है और वो काजल को घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी काजल बाहर खड़ी होकर बस दरवाजा पीटती रह जाती है। नैतिक जी दरवाजा खोलिए, बहुत ठंड लग रही है, मेरी जान निकल जाएगी। माँ जी बचा लीजिए मुझे। भाई, ये कुछ ज्यादा ही चिल्ला रही है, एक काम कर, इसे घर से या तो दूर फेंक कर आ जा या फिर अपने अपने कमरे में चलते हैं। रहने देना, नेहा थक जाएगी तो खुद ही निकल जाएगी, चल अपने कमरे में। इतना बोलकर नैतिक और नेहा दोनों ही अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। करीब 1 घंटे बाद सुमित्रा किसी तरह अपने कमरे की खिड़की से बाहर कूदती हैं। वो लड़खड़ाते हुए गेट तक पहुंचती हैं और पीछे की दरवाजे की चाबी से गेट खोलकर बाहर आती हैं। वो देखती हैं कि काजल जमीन पर ठिठुर कर गिर पड़ी है। तभी सुमित्रा अपनी बहू को अपनी बाहों में भर लेती हैं और उसे उठाते हुए कहती हैं, बहू, काजल, उठ बेटी, देख मैं आ गई हूँ, मेरे रहते तुझे कुछ नहीं होगा। ये नैतिक और नेहा तो पत्थर हो गए पर मैं अभी जिंदा हूँ। माँ जी, आप यहाँ क्यों आए? बहुत ठंड है बाहर, आप भी बाहर पड़ जाओगी।
बेटी, अगर मैं आज अंदर सो गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। चल, पास में ही मेरी एक सहेली का खाली मकान है, हम आज रात वही काटेंगे। इन लालचियों के साथ अब एक पल भी नहीं रहना। सुमित्रा काजल को सहारा देकर उस पुराने मकान में ले जाती है। वो अपने साथ अपनी सहेली से मांगकर कुछ पुराने कंबल और आग जलाने के लिए लकड़ियां जुटाती है। इसके बाद वो काजल के हाथ पैरों को मलते हुए कहती है, काजल तू घबरा मत, मैंने तेरे पिता को फोन कर दिया है, वो अपने साथ पुलिस लेकर आ रहे हैं। मैंने उन्हें सब बता दिया कि कैसे उन दोनों ने तुझे घर से निकाला। माँ जी, आपने अपने ही बेटे के खिलाफ पुलिस बुला ली। आप कितनी अच्छी हैं, लेकिन अगर उन लोगों को पता लग गया तो? बेटा, जो बेटा अपनी पत्नी की जान की फिक्र ना करे वो मेरा बेटा कहलाने लायक नहीं है। माँ हूँ मैं, पर सही और गलत का फर्क जानती हूँ। तू दहेज नहीं लाई तो क्या हुआ, तूने इस घर को अपना माना, यही बहुत है। रात के 2 बजते हैं। नैतिक और नेहा को लगता है कि सुमित्रा सो रही है, पर तभी पुलिस की गाड़ियां उनके घर के बाहर आकर रुकती हैं। सुमित्रा और काजल भी पुलिस के साथ होती हैं। पुलिस? माँ आप यहाँ? और काजल, ये सब क्या है? नैतिक, अपनी माँ की वजह से ही तू आज जेल जा रहा है। इन्होंने हमें फोन करके बताया कि तूने दहेज के लिए अपनी पत्नी को इस जानलेवा ठंड में बाहर निकाल दिया है। चल, अब थाने में तेरी गर्मी निकालता हूँ। नैतिक, मैंने तुझे पैदा किया है, पर आज मुझे तुझ पर शर्म आती है। नेहा, तू भी चल, तूने अपनी भाभी को निकालने के लिए उकसाया था। अब जेल में चक्की पीसना, तब पता चलेगा कि स्कूटी क्या होती है। माँ, आप हमारी माँ होकर भाभी का साथ दे रही हैं। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि आप हमें जेल भिजवाएंगी। हाँ माँ, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप हम लोगों के साथ ऐसा करेंगी। अरे अपनी शिकायत अब जेल में करना नहीं और नैतिक जी, क्योंकि यहाँ आपकी दाल नहीं गलने वाली। चलिए अब यहाँ से। पुलिस नैतिक और नेहा को गिरफ्तार कर लेती है। सुमित्रा अपनी बहू काजल को गले लगा लेती है। काजल के पिता भी वहाँ पहुँच जाते हैं और अपनी समधन सुमित्रा का शुक्रिया अदा करते हैं। भाई साहब, शुक्रिया मत कहिए, आज काजल ने मुझे मेरा असली फर्ज याद दिलाया है। अब काजल मेरे साथ इसी घर में रहेगी और इन दोनों लालचियों को इनकी सजा मिलकर रहेगी। माँ जी, आप दुनिया की सबसे अच्छी सास है। भगवान करे आपके जैसी सास हर किसी को मिले। काजल की बात सुनकर सुमित्रा अब उसे गले लगा लेती हैं और इस तरह काजल को एक माँ जैसा प्यार करने वाली सास मिल जाती है। अनुभव, 1 हफ्ता हो गया हमारी शादी को। मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं उनसे मिल आऊं। क्या याद आ रही है? अरे पिछले 25 सालों से तो तुम वहीं थी अपने माँ बाप के पास, फिर तुम्हें ऐसी क्या याद आने लगी? नहीं नहीं, अभी जाने की जरूरत नहीं है। इतनी जल्दी चली गई तो वो लोग क्या सोचेंगे कि मैं तुम्हें खुश नहीं रखता हूँ, इसीलिए इतनी जल्दी भेज दिया वापस। अभी रहने तो बाद में चली जाना। अब जाओ और मेरे लिए बढ़िया सी कॉफी बना कर ले आओ। शालिनी मुरझाया हुआ चेहरा लेकर रसोई में चली जाती है। हद है यार, लोग सही कहते हैं कि शादी हो जाए तो पति तो अपनी पत्नी को अकेला छोड़ ही नहीं सकता। मायके जाना भी मुश्किल हो जाता है लड़कियों का। खैर कोई नहीं, फिर किसी दिन चली जाऊंगी। अभी मम्मी पापा से वीडियो कॉल पर ही बात कर लेती हूँ। ऐसा कहकर शालिनी जल्दी से कॉफी बनाकर अपने पति को देती है। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। कुछ दिन बाद, अरे बहू, तू तो तैयार भी हो गई। हाँ माँ जी, मैं तो बस आपके पास ही आ रही थी, वो ये पूछने की क्या मैं अपने मायके। वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही उसकी सास ने उसे बीच में टोक दिया। अच्छा हुआ तू सही समय पर तैयार हो गई। मेरी सहेली है ना नीता, उसके यहाँ कीर्तन है और वो मुझे बोल ही रही थी कि अपने साथ साथ अपनी नई बहू को भी कीर्तन में ले आना। तो चल, अब तू भी मेरे साथ चल। वैसे भी मैं सोच रही थी कि मैं अकेले जाकर क्या ही करूंगी। अब माँ जी को मना करूंगी तो उन्हें बुरा लग जाएगा। कोई बात नहीं, मैं भी इनके साथ ही चली जाती हूँ। अपने मायके कल चली जाऊंगी। शालिनी अपनी सास के साथ चली गई और देर शाम घर लौटी। शालिनी ने आकर सबके लिए खाना बनाया, जबकि सुमित्रा तो आते ही बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर बाद सबने खाना खाया और खाने के बाद रसोई का काम निपटाकर जैसे ही शालिनी अपने कमरे में जाने लगी तो उसकी सास, हाय बहू, कहाँ चल दी? थोड़ी देर मेरे पैरों की मालिश कर दे, कीर्तन में नाचते नाचते पैर दुखने लगे हैं। जी माँ जी, यही सही मौका है माँ जी से पूछने का। अपने मायके जाने के लिए माँ जी से भी पूछ लेती हूँ। हाँ करेंगी तो सुबह सुबह ही अनुभव जी के साथ निकल जाऊंगी। ऑफिस जाते हुए वही मुझे ड्रॉप कर देंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। लेकिन शालिनी ने देखा कि सुमित्रा की आंख लग चुकी है। फिर अगले दिन उसकी बहन का फोन आता है। क्या बताऊं दीदी, अब तुम तो जानती हो कि माँ को नींद में चलने की बीमारी है। कल भी वो नींद में ही चली आ रही थी, लेकिन अचानक उनका पैर फिसल गया और उनके हाथ और पैर में चोट आ गई है। अब तब से घर का सारा काम मुझे ही देखना पड़ रहा है। डोंट वरी रीना, मैं अभी माँ जी से पूछकर कुछ दिन के लिए मायके आ जाती हूँ।
दोनों बहनें मिलकर सब संभाल लेंगी। घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटा कर शालिनी अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, वो मेरी मम्मी सीढ़ियों से गिर गई है, उन्हें चोट आ गई है, तो क्या मैं उन्हें देखने अपने मायके जाऊं? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे बहू, अभी कुछ ही दिन तो हुए तेरी शादी को, और जितनी बार लड़कियां अपने मायके जाएंगी ना, उतनी ही बेटियों की इज्जत मायके में कम होती है। और माँ की चोट का क्या है, समय के साथ वो भी